अगर पहले सवालों में से कोई सवाल नहीं है आपका तो फिर हम फाइंड करने नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूट का लफ्ज का मतलब तो आपको आता होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं। ये केमिस्ट्री में आता है, फिर तो सबको पता होगा आलम, सिवाय आईकॉम के। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। कम करना। चलिए आप जरा खामोश हो जाए और बात कर जाओ बस। अच्छा, डिल्यूटेड अगर कम करना है तो एंटी डिल्यूटेड क्या होगा? तो दो लफ्ज हम पढ़ेंगे, एक डाइल्यूटेड ईपीएस और एक एंटी। अगर हम बात करें कि डाइल्यूटेड ईपीएस से हमारे बेसिक ईपीएस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक ईपीएस हमारा खत्म हो गया, वो जिस तरह से हम फाइंड करते हैं उसका वही तरीकाकार है। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। एक तो होता है ना ऑर्डिनरी शेयर्स, वो शेयर होल्डर जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर कहलाते हैं। और एक वो जिनके पास पी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हो सकते हैं। एक होते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स वो शेयर होल्डर होते हैं कि जो अभी शेयर होल्डर नहीं है, फ्यूचर में बन सकते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जो हमारे पास चीज आनी है या हमने पे करनी हो या हमारी स्ट्रेंथ बननी हो, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जिन्होंने फ्यूचर में शेयर होल्डर बन जाना। अगर उन्होंने शेयर होल्डर बन जाना है तो क्या उससे ईपीएस पे कोई फर्क पड़ेगा? फ्यूचर में क्या कम हो जाएगी या ज्यादा? नंबर ऑफ शेयर होल्डर हमारे बन जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे बेसिक जो ईपीएस है उसके कम होने के चांसेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अब एंटी डिल्यूटेड क्या होगा कि अगर इन्हीं शेयर होल्डर की वजह से हमारा ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो जाए तो एंटी डिल्यूटेड। अब कहेंगे नंबर ऑफ शेयर होने से या नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ने से तो कम ही होगा, ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर नए शेयर होल्डर की वजह से हमारी अर्निंग पहले से ज्यादा हो जाए, ये भी पॉसिबल है। क्या हो जाए? अर्निंग ज्यादा हो जाए, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि जो आने वाला डिविडेंड है हमारा वो एंटी डाइल्यूटेड हो, वो डाइल्यूट हो ही ना। तो हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं कि अगर पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल शेयर ऑर्डिनरी शेयर क्या चीजें। ये कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं कि जनाब कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? हम किसी बंदे को कहते हैं कि भाई ये अब एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड हमारा इक्विटी होता है या लोन होता है? लोन होता है। बॉन्ड हमारा लोन होता है। आज वो लोन है, कल को हम उसे ऑप्शन देते हैं कि भाई 2 साल बाद चाहो तो यही बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना। तो इसका मतलब है ये कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर आज तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि वो बन जाए। इस वजह से दो काम हो सकते हैं। एक, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे इन फ्यूचर। नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? हमारा ईपीएस कम होने के चांसेस। आज वो बॉन्ड है, लोन है, तो लोन के ऊपर क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी फाइनेंस कॉस्ट है।
वो नेट प्रॉफिट में से माइनस होती है। कल को जब ये ऑर्डिनरी शेयर बन जाएंगे तो फिर तो इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे हम, क्योंकि कल को तो फिर हमें डिविडेंड देना है। तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी, हमारी फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। इसका मतलब है इसकी वजह से अर्निंग में भी चेंज आएगा, नंबर ऑफ शेयर में तो आएगा ही आएगा, इसकी अर्निंग में भी इजाफा होगा। तो इंक्रीज है नंबर ऑफ शेयर, यहां पर हम लिख देते हैं इंक्रीज होगा ये, तो इसकी वजह से इंक्रीज इन अर्निंग भी होगा, इंक्रीज इन अर्निंग। कौन सी अर्निंग इंक्रीज होगी जी? इंटरेस्ट, और वो भी नेट ऑफ टैक्स, अगर टैक्स गिवन हो तो। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अब कहोगे ये क्या मामला हुआ? देखिए अगर 100 रुपए का 100 रुपए की अर्निंग है, सॉरी 100 रुपए की फाइनेंस कॉस्ट है, 100 रुपए की आपकी, आप कहेंगे ये हमारा एक्सपेंस सेव हो जाएगा, ये एक्सपेंस हमारा सेव हो जाएगा। अब अगर ये 100 रुपए ही हम लिखते तो हमारा प्रॉफिट कम होता या ज्यादा? कम होता। जब 100 रुपए हम लिखेंगे एक्सपेंस के अंदर तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होगा उसकी वजह से कम प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, तो हमारा टैक्स कम आएगा या ज्यादा? कम आएगा। अब ये फाइनेंस कॉस्ट तो खत्म हो गई, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? शेयर्स के। क्या फाइनेंस कॉस्ट आएगी? एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट पहले से ज्यादा आएगा या कम? ज्यादा आएगा, और टैक्स भी ज्यादा लगेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा प्रॉफिट था 500, मेरी फाइनेंस कॉस्ट थी 100, मेरा प्रॉफिट आ गया 400, ठीक है। इसके ऊपर मैं 30% टैक्स अप्लाई करता हूं, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 120 रुपए। डन। ये वो केस है जब कन्वर्टेबल बॉन्ड है। अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड ना होता, हमारा 500 का प्रॉफिट होता, फाइनेंस कॉस्ट ना होती, और इसके 30% लगता, 150 आया। अब अगर हमारे पास ये फाइनेंस कॉस्ट होती है तो हमारा टैक्स 120 रुपए आता है, 30 रुपए की बचत है टैक्स की, 30 रुपए की टैक्स की बचत है। अगर फाइनेंस कॉस्ट नहीं होगा तो 100 रुपए फाइनेंस कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन 30 रुपए का टैक्स ज्यादा लग जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट ना लिखने की वजह से 100 रुपया फाइनेंस कॉस्ट तो बच गई, लेकिन टैक्स 30 रुपया ज्यादा पड़ गया, तो 100 रुपया सेविंग हो गई, 30 रुपया टैक्स बढ़ गया, तो नेट कितना इन अर्निंग में चेंज आया? 70। तो हमने पेपर में जब करना है तो फाइनेंस कॉस्ट को डायरेक्ट नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो कितनी अमाउंट आ गई? देखें हमारा फाइनेंस कॉस्ट, अभी तो हालात ऐसे हैं कि कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो कि लोन है, लोन के ऊपर हमारी 100 रुपए की फाइनेंस कॉस्ट बनती है, फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दिया, 400 प्रॉफिट आ गया, टैक्स देंगे 120 रुपए। अब कल को ये कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स के अंदर, तो बताओ हमारे प्रॉफिट के स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा? 100 रुपए की फाइनेंस कॉस्ट खत्म हो जाएगी, 150 का में टैक्स लग जाएगा। आप लोगों को नेट बेनिफिट कितना हुआ? यहां पर मैं लिख देता हूं, मजीद इसको एक्सप्लेन कर ऊपर लिख देता हूं, यहां पर मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 400 में से 120 माइनस करो, कितना बच गया? और 500 में से 150 माइनस करो, इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है? 70 का। इसका मतलब है पूरा जो इंटरेस्ट है ना 100 रुपया, वो पूरी अर्निंग नहीं होगी सेव। अर्निंग सेव कितनी होगी हमारी? या अर्निंग कितनी बढ़ेगी? 70, क्योंकि जो टैक्स का इफेक्ट भी तो लेना है। हाँ, अगर टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, फिर पूरे का पूरा 100 रुपया आपका अर्निंग में इजाफा होगा, और अगर टैक्स है तो जितनी फाइनेंस कॉस्ट होगी उसमें से नेट ऑफ टैक्स करना है। तो नेट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे? 1 माइनस टैक्स रेट। तो जनाब अगर क्वेश्चन के अंदर कन्वर्टेबल बॉन्ड आ जाएगा, आज तो वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है,
फ्यूचर में ये क्या बनने जा रहा है, शेयर होल्डर, उससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और अर्निंग भी कितनी बढ़ेगी, इंटरेस्ट का नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट का। ये बात आप सबको समझ लग गई। हम सब फ्यूचर की प्रेडिक्शन करके डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में ये शेयर होल्डर बन जाएंगे तो फिर देखें, मिसाल के तौर पर अचानक कोई परेशानी होना तो ज्यादा फील होती है, ऐसा ही है ना। अब ये फाइंड करने का फायदा क्या है, आज अर्निंग पर शेयर हमारी ज्यादा आ रही है, फ्यूचर में हमें पता है 1-2 सालों के अंदर ये शेयर होल्डर बन जाएंगे, हमारी अर्निंग में फर्क पड़ेगा, तो आज ही उसकी डाइल्यूटेड ईपीएस के नाम से लिख देंगे कि कल को अगर ये शेयर होल्डर बन जाएंगे तो हमारी अर्निंग में ये फर्क पड़ सकता है, ताकि जो नया स्टेक होल्डर आने वाला है ना, वो आज की सिचुएशन देखकर ही इन्वेस्टमेंट ना कर दे ना, फ्यूचर को भी थोड़ा देख ले। तो इसलिए फ्यूचर की ईपीएस के ऊपर इफेक्ट भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बता देते हैं। ओके होगी बात। एक तो है कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऊपर हमने क्या लिखा है, पोटेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिन्होंने फ्यूचर में शेयर होल्डर बनना है, जिन्होंने फ्यूचर में शेयर होल्डर बनना है। उसमें सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऐसा लोन, ऐसे बॉन्ड जो आज तो बॉन्ड है लेकिन फ्यूचर में कभी भी वो शेयर होल्डर बन सकते हैं। डन, आगे चलते हैं नंबर 2 पे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ जी, आज वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये कौन से होंगे, रिडीमेबल या इररिडीमेबल, रिडीमेबल, क्योंकि जो इररिडीमेबल है वो तो ऑलरेडी इक्विटी है, वो तो ऑलरेडी इक्विटी है। अगर ये रिडीमेबल, आज तो चलो प्रेफरेंस शेयर्स है, कल को इन्होंने क्या बनना है, शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो इंक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और आप जो उसको डिविडेंड देते थे अब डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि वो जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आपको पता है एसओसीआई के अंदर आता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि वो लाइबिलिटी समझी जाती है ना, उसको फाइनेंस की उसको लाइबिलिटी समझा जाता है ना, तो उसकी फिर जो डिविडेंड है वो भी किस में जाता है, एसओपीएल के अंदर। जो प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल का प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है वो जाएगा इक्विटी के अंदर, और जो रिडीमेबल का प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होता है वो जाता है एसओपीएल के अंदर। अब वो सेव हो जाएगा, तो अर्निंग इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन, किस वैल्यू से इंक्रीज होगी, डिविडेंड से। जहरी सी बात है, हम पोटेंशियल शेयर सारे ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आईएस 33 डील ही सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स को करता है जी। जब आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स पहले से बढ़ जाएंगे, उस पर जो डिविडेंड देते थे जो कि एसओपीएल को चार्ज होता था वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपने डिविडेंड कौन सा देना है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाला, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले से अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिटेन अर्निंग में जाता है, वो प्रॉफिट के अंदर नहीं जाता। और जैसे वहां पर फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाती थी, यहां पर डिविडेंड सेव हो जाएगा। अब इसमें फर्क क्या है, डिविडेंड पर कभी भी टैक्स नहीं लगता एसओपीएल के अंदर, टैक्स पढ़ा है ना आपने, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी पढ़ी होगी, डिविडेंड के ऊपर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे टैक्स लगता, पहले तो 15% होता था, आपका नहीं पता, अभी भी 15% है, नहीं देखने में डिविडेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 15%। तो इसका मतलब है जो नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है वो डिविडेंड के ऊपर नहीं लगेगा, फाइनेंस कॉस्ट उसके अंदर शामिल होती है, वो डिडक्टेबल अलाउंस होता है, इसके अंदर वो नहीं लगेगा, तो इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। तो याद रखें जब भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो हमेशा नेट ऑफ टैक्स होगा, चाहे आप सीएमए में पढ़ो चाहे आगे जाकर एमएफए में पढ़ो, और जब भी डिविडेंड होगा वो नेट ऑफ टैक्स नहीं हुआ करेगा, वो पूरी की पूरी अमाउंट एज इट इज अर्निंग में इंक्रीज आ जाएगी, बेसिकली डिविडेंड सेव हो रहा है,
तो अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी। दोबारा सुने, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? आज वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन हो फ्यूचर में उन्होंने कन्वर्ट होना है। अब अगर कन्वर्ट होना है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे और जो डिविडेंड है वो सेव हो जाएगा, और डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। दो केस हो गए। तीसरा केस ऑप्शन जी, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं ना, फिक्स अमाउंट पे देते हैं, और ये हमारा वैसे भी लायबिलिटी है। अब जब वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या उसको अब भी प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड देंगे? अब वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो गया। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड प्रॉफिट अर्निंग के अंदर नहीं आता, या आता है? वो नहीं आता। उस अर्निंग को तो हम साइड पे लेकर चले जाते हैं, वो तो रिटेन अर्निंग में जाकर जाता है। तो अब हमारा वो जो डिविडेंड एसओपीएल के अंदर जाता है, वो अब एसओपीएल के अंदर नहीं जाएगा, या चाहे इररिडीमेबल का भी हो। इररिडीमेबल का डिविडेंड हम माइनस करते हैं ना, अर्निंग में से माइनस कर दिया ना, तो हमारा नेट प्रॉफिट, नेट ऑफ डिविडेंड हुआ ना। तो जब वो प्रेफरेंस शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या अब भी डिविडेंड माइनस होना चाहिए? तो इसका मतलब अगर माइनस नहीं हो रहा तो अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी। तो ये रिडीमेबल इररिडीमेबल दोनों केसेस में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिडीमेबल में हो, क्योंकि हम ये सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स को डील करते हैं, पी शेयर्स को तो डील ही नहीं करता IAS 33। तो अगर उसका कोई इफेक्ट है तो उसको आपने कंसीडर करना। क्या फाइनेंस कॉस्ट के साथ प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन इसका ना जो टैक्स इफेक्ट होता है ना, वो टैक्स इफेक्ट अलग कर देते हैं इसका। क्योंकि जब टैक्स की वर्किंग, आप बिजनेस इनकम पढ़ा या नहीं पढ़ा, बिजनेस इनकम में क्या करते होते हैं कि जब जो भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में चले जाते हैं उनको फिर प्रॉफिट में रिवर्स करके ना साइड पे टैक्स लगाते होते हैं, तो इसलिए वो पहले अलग हो जाता है बिजनेस इनकम से। तो इसलिए उसको वो नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को कम करता है, लेकिन जब टैक्स लगाने की बारी आती है ना उसको अलग कर देते हैं, फाइनेंस कॉस्ट को अलग नहीं करते। आप देख रहे, जो आपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पढ़ा होगा, तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को अगर बिजनेस टैक्स के आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, जो सेपरेट ब्लॉक में चला जाता है उसको आप प्रॉफिट में से रिवर्स कर देते हो, उसको अलग टैक्स करते हो और बाकी को अलग टैक्स करते हो। तो इसलिए फिर नेट प्रॉफिट में टैक्स का इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं आता, टैक्स का इफेक्ट नहीं आता इसके ऊपर प्रॉफिट की वजह से। हाँ जी, और वैसे भी आपने ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ लग जाए टैक्स से लिंक करके तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो MFA और CMA के अंदर डिविडेंड के ऊपर कभी टैक्स नहीं लेते और इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा नेट ऑफ टैक्स करते। लास्ट आ गई जनाब आपके पास ऑप्शन। अगर ये हम हमारे पूरे सवाल IAS 33 के अंदर रिटेन अर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अर्निंग का कॉन्सेप्ट है। रिटेन अर्निंग में तो ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड माइनस होता ही होता है, हम किसको देख रहे हैं? अर्निंग फॉर द ईयर। हाँ जी, ऑप्शन या वारंट। ऑप्शन या वारंट, ये मैंने ना, ये जो थोड़ा सा ऐसा ऐसा सो रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, ये मैंने सारा पूछना है जो पढ़ाया है, डेफिनेशन भी सारे, इसके मतलब भी, उसमें किस चीज में क्या फर्क आना है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ऑप्शन का मतलब यह है कि आप एक कंपनी के पास जाते हो, कंपनी ए के पास, कि जी मैं आपसे नंबर ऑफ शेयर खरीदना चाहता हूं, 100 शेयर खरीदना चाहता हूं, ठीक है। अब वो कहते हैं ठीक है, ये एक आप ब्रोकर के पास चले गए, आप कहते हो कि जनाब आप 100 शेयर खरीदना चाहते हो, वो कहते हैं ठीक है जी खरीद लो, कहते हैं नहीं अभी नहीं खरीदने, मैंने कब खरीदने हैं? 2 महीने बाद, फ्यूचर में खरीदने हैं। कहते ठीक है, फ्यूचर में आना, फिर कहते नहीं मुझे डर है कि तब प्राइस बढ़ ना जाए, अगर मैं फ्यूचर में खरीदूंगा तो कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, इसलिए मैं आया हूं। कहते ठीक है, फिर क्या चाहते हो? कहते हैं कि आप मुझे ना आज ही कोई प्राइस फिक्स करके दे दें, मैं फ्यूचर में आऊं और उसी रेट पे ले लूं, चाहे प्राइस जो मर्जी हो। अब मिसाल के तौर पर वो कहता है ठीक है जनाब, जब तू आएगा ना मैं आपको 120 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे दूंगा पैसा। अब अगर प्राइस 120 या उससे ज्यादा हुई
तो हम शेयर उस बंदे से खरीद लेंगे, मतलब इसे बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। ऑप्शन एक्सरसाइज, जैसे कीमत चल रही है उसकी फेयर मार्केट प्राइस 150 रुपए, 2 महीने बाद हम भागे भागे जाएंगे उसे 120 रुपए पे खरीद के 150 का बेच देंगे, हमने एग्रीमेंट किया हुआ ना। अब उसने कहा ठीक है, अब लेकिन हमारे दिल में एक और डर भी है, हो सकता है प्राइस कम ना हो जाए। अगर सपोज 110 रुपए प्राइस भी हो सकती है। अब अगर मैं इसके ऊपर एग्रीमेंट किया हुआ है, एग्रीमेंट इसी पे किया हुआ है, एक और, अगर कीमत कल को हो जाती है 150, तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, और कीमत कल को हो जाती है 110, मतलब फेयर मार्केट प्राइस 110 है, वो मुझे कहते हैं आजा 120 पे खरीद के जा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट हुआ है ना 120 रुपए के ऊपर। लेकिन ये एग्रीमेंट बड़ा मजे का होता है। ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे 120 रुपए पे खरीदें या ना करें। अगर रेट या फेयर मार्केट प्राइस आपकी एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो जाए तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हो, और अगर कम हो जाए तो आप फिर ऑप्शन एक्सरसाइज करते ही नहीं। ये बात समझ रखते हो? कब ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? जब आप, इसे बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, इसे क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। और ये क्या चीज है? फेयर मार्केट वैल्यू या फेयर मार्केट। अगर उस दिन, जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, एक्सरसाइज प्राइस कम है, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। लेकिन अगर एक्सरसाइज प्राइस 120 है और मार्केट में चल रहा है 110, हमें तो नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा, फिर हमारे पास ऑप्शन है, फिर हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करें। ओके, अच्छा, अभी हम केस देख रहे हैं इफ ऑप्शन एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे नहीं फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो किस सिचुएशन में करेंगे? जब फेयर मार्केट ज्यादा होगी। ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर खरीद लेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होगा या कम? नंबर 1 इंक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर 2, अर्निंग में क्या फर्क पड़ेगा? सोच के बताना, अर्निंग कम हो जाएगी या ज्यादा? नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गया, मैं ईपीएस की बात नहीं कर रहा, मैं अर्निंग की बात कर रहा हूं। नहीं, ईपीएस तो कम ही होना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो अर्निंग को डिवाइड। मैं कह रहा हूं अर्निंग, जैसे वो कहते हैं ना, पहले दोबारा वापस चलते, वापस। ये देखें, कन्वर्टेबल बॉन्ड, जब कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट होंगे तो मेरे शेयर बढ़ जाएंगे, मेरी फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी, जिससे मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में शेयर भी बढ़ेंगे, अर्निंग भी बढ़ेगी, बट नेट ऑफ टैक्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में मेरे नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे, मेरे डिविडेंड सेव हो जाएगा, सेव होने की वजह से मेरा डिविडेंड, सॉरी, अर्निंग पहले से बढ़ जाएगी विदाउट नेट ऑफ टैक्स। अब आ गया ऑप्शन, ऑप्शन से मेरे नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, ये तो कंफर्म होगी अगर ऑप्शन एक्सरसाइज की तो, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की तो फिर तो ना शेयर बढ़ेंगे ना कोई फर्क पड़ेगा, हम गए ही नहीं शेयर लेने। अब आए जरा, इंक्रीज है नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा? कौन सी चीज अर्निंग पहले से बढ़ेगी या कम? नो चेंज इन अर्निंग। उसकी वजह, क्योंकि पहले इसका कोई स्टेटस ही नहीं है। आज ना ये मेरा कन्वर्टेबल बॉन्ड था, ना मेरा प्रेफरेंस शेयर था, आज तो कुछ भी नहीं था। तो कल को अगर हम नंबर ऑफ शेयर खरीद भी लेते हैं तो कौन सा अर्निंग पे मसला आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर का ताल्लुक तो सिर्फ शेयर्स के साथ है, ना ऐसे कोई इंटरेस्ट। क्योंकि जब तक एसओपीएल का कोई एलिमेंट या प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं होगा ना, तो अर्निंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं शेयर चलो खरीद लिए तो डिविडेंड आएगा, मेरा डिविडेंड में मसला आएगा, अर्निंग में कोई मसला। हाँ, ईपीएस कम होगा ज्यादा, इससे ईपीएस हमेशा डिल्यूट होता है।
इससे ईपीएस हमेशा डिल्यूट होता है, एक सूरत में एंटी डिल्यूटेड होता है, एक सूरत में जब लॉस हो, जब, क्योंकि जब आप लॉस करते हो तो लॉस कम होता है, क्योंकि लॉस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाएंगे ना, पहले अगर लॉस ज्यादा है तो नंबर ऑफ शेयर और ज्यादा डिवाइड होंगे तो लॉस पर शेयर कम होता है। तो ऑप्शन के केस में हमेशा डिल्यूटेड ईपीएस आता है, लेकिन लॉस के केस में एंटी डिल्यूटेड हो जाता है। अभी तो आपको पता ही नहीं है डिल्यूटेड और एंटी डिल्यूटेड का, अभी सिर्फ बेसिक एग्जांपल है। हमने अभी जो कुछ पढ़ा है ना वो सिर्फ 3 बातें पढ़ी। पहली बात पढ़ी है कि जी पोटेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं, मुकद्दस है, खामोशी, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मुकद्दस, पोटेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं? बताना नहीं यार, उर्दू में बता दें। पोटेंशियल, जी आप टाइप्स, आप एग्जांपल दे रही हैं, मैं डिफाइन करने के लिए कह रहा हूं। पोटेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं? तो अपना बताने तो उसको, आता आपको भी नहीं है। हाँ जी मैदा, पोटेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं? नहीं, सदफ, वो शेयर होल्डर जो आज तो शेयर होल्डर नहीं है बट एक्सपेक्टेड टू बिकम शेयर होल्डर इन फ्यूचर, वो शेयर होल्डर जिन्होंने फ्यूचर में हमारे शेयर होल्डर बन जाना है। ठीक हो गया। अब हमारे सिलेबस में ये कौन कौन से हैं? वो है 3। कन्वर्टेबल बॉन्ड, नाम से लग रहा है कन्वर्टेबल, आज वो शेयर होल्डर नहीं है लेकिन 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब वो कन्वर्ट होंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर और अर्निंग के ऊपर। नंबर ऑफ शेयर भी इंक्रीज हो जाएंगे और अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी, बट नेट ऑफ टैक्स। अब हमने मुकाबला ये करना है कि अर्निंग ज्यादा बढ़ी या नंबर ऑफ शेयर ज्यादा बढ़े। अगर अर्निंग सॉरी ईपीएस पहले से कम हो जाएगा, हम उसे बोलेंगे डाइल्यूट हो गया, और अगर इस वजह से ईपीएस पहले से ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे एंटी डाइल्यूट हो गया। फिर आए प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब जब आज तो वो प्रेफरेंस शेयर्स है और आपको पता है ये सारा ऑर्डिनरी शेयर्स को डील करता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी हम साइड पे कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी अर्निंग से। अब वो हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन गए। अब अगर वो ऑलरेडी शेयर होल्डर बन गए हैं तो इसका मतलब है हमारा एक तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और दूसरा हमारा डिविडेंड जो पहले अर्निंग से निकाल दिया करते थे वो भी सेव हो जाएगा। अब वो अर्निंग से माइनस, अर्निंग भी पहले से। अब इससे अगर हमारे पहले से बेसिक ईपीएस से हमारी ईपीएस कम हो गया तो हम कहेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, और अगर ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे एंटी डाइल्यूटेड। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ते हैं लेकिन ऑप्शन के केस में 2 केस है, या तो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं या ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते। एक एक्सरसाइज प्राइस होती है कि भाई ये रेट फिक्स कर देते हैं, इस पे मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी। तो किस केस में ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं फातिमा? अगर फेयर मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाए तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे क्योंकि हम कम कीमत पे एक्सरसाइज कर। अगर एक्सरसाइज ज्यादा कीमत पे करना है तो फिर ना करो। ठीक होगी बात। इस सूरत में 99.99% डाइल्यूटेड ईपीएस होता है क्योंकि अर्निंग चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। बट लॉसेस के केस में एंटी डाइल्यूटेड होता है। तो ऑप्शन का तो बात ही कंफर्म होगी, हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रॉफिट है तो आपका हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस होगा ऑप्शन के केस में, और अगर लॉस है तो हमेशा एंटी डाइल्यूटेड होगा। डन। आगे चलते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये इसका सवाल कैसे करते हैं। ये तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा और इसको आपने पढ़ना है तो पढ़ ले। कहता है पोटेंशियल, यहां से मैं देख लूं ऊपर वाले तो बस ऐसे ही है। कहता है कि जनाब ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या अदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
that may entitle its holder to ordinary shares at some time in the future। कहता ये वो इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एग्रीमेंट होते हैं जो फ्यूचर में हमारे शेयर होल्डर बन जाए। अच्छा, अगर दो कन्वर्जन डेट बताई होंगी फ्यूचर की कि भाई अगर आप 2005 में कन्वर्ट करवाओगे तो आपको इतने शेयर दे देंगे, अगर 2006 में करवाओगे तो इतने दे देंगे, तो हम 2005 लेंगे। जो हमारे साल से ज्यादा करीब कन्वर्जन रेट होगा ना, हम वो ले लेते हैं। आगे चलते हैं। ये वो फेयर वैल्यू, रिलायबल वैल्यू वो का नहीं, ये पहले से डिफाइन होती है। रिलायबिलिटी की तो बात ही खत्म हो जाती है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर ऑप्शन या वारंट्स। कहता है कि ये जो पोटेंशियल शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं डोंट इंपैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस पे कोई मसला नहीं आएगा। ये डाइल्यूटेड की कुछ बातें बताई हुई हैं और अब हम सवाल करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, एग्जांपल नंबर 16। लिखा हुआ है, बड़ा आसान सा है। मैंने कहा तो ये एग्जांपल, छोटी छोटी एग्जांपल्स आप घर से करके तंग आ गए हो, इसलिए मैं कहता हूं एग्जांपल मैं खुद करवा दिया करूं। अच्छे सवाल फिर आपको दिया। Ben Limited had a profit after tax 200 million. The following shares in issue since incorporation 1st January 2021, 100 million ordinary shares of rupees 10 each. ये जो 100 million है, ये अमाउंट है या नंबर ऑफ शेयर्स है? अमाउंट के साथ ना कोई करेंसी लिखी होती है, ठीक है? या तो आई कैप आप जैसा हो कि लिखना भूल जाए, कोई अलग बात है, क्योंकि आई कैप में भी तो आप जैसा जिन आ सकता है, तो वो अगर वो ऐसा हो जाए तो ठीक है, वरना आगे वो कहता है 20 मिलियन। यहां पर देखना है आपके पास एक और शेयर्स भी हैं, 20 मिलियन 8% cumulative preference shares, 8% cumulative preference shares of rupees 20 each. One preference shares is convertible into 2 ordinary shares on December 2025. आज क्या साल है? दिसंबर 2022। कहता है आपके पास 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। कितने? 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो 2025 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स है ना। अब पहले तो बताएं कितना डिविडेंड दे रहे हैं आप हर साल उसको, जरा डिविडेंड तो उसका फाइंड करके बताओ। आप उसको नीचे जवाब नहीं देखना, 1600 कितना हम डिविडेंड दे रहे होंगे, 8%। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे जल्दी में 20 का 8% लेंगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया करो, बड़ा अच्छा लगता है। 20 मिलियन का 8% लोगे तो नंबर ऑफ शेयर का 20% लिया आपने। आपने जो डिविडेंड लेना है ना वो 20 मिलियन तो नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर आपका डिविडेंड पर शेयर होगा तो 20 आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन 20 रुपए का एक है तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, 400 मिलियन अमाउंट है। आप उसके ऊपर कितना डिविडेंड दे रहे हो? मल्टीप्लाइड बाय 8%, 32 मिलियन आप डिविडेंड देते हो। अगर मैं आपको कहूं कि इसका मुझे बेसिक ईपीएस फाइंड करके दें, बेसिक ईपीएस, आप कहेंगे सर इसका फार्मूला होता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो 20 मिलियन 8% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिखी हुई है, रिडीमेबल है या इररिडीमेबल? मैंने बताया होगा क्या समझना है, कुछ नहीं बताया हुआ तो इररिडीमेबल, कुछ नहीं बताया हुआ तो। अब आए जरा, जब मैंने बेसिक ईपीएस फाइंड करना है ना, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है जैसे हम नॉर्मल फाइंड करते हैं। 200 का प्रॉफिट है, 32 जी, ठीक है, कन्वर्टेबल है।
कब कन्वर्ट हो रहे हैं? 2025 में। तो आज क्या है? आज तो प्रेफरेंस शेयर्स ही है ना। तो आज तो बेसिक ईपीएस तो हमने आज फाइंड करना है। तो बेसिक ईपीएस पे उसने कहा, क्या कहा है? बेसिक ईपीएस में कोई मसला नहीं आना, बेसिक ईपीएस वैसे फाइंड करो जैसे पहले करते हो। कन्वर्टेबल है लेकिन है तो प्रेफरेंस शेयर्स ना। आज तो उसका स्टेटस प्रेफरेंस शेयर्स वाला है ना। एंड 200 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 100 मिलियन 1 पॉइंट पर शेयर। अच्छा, ये जो 1.68 आया है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखते हैं आपको पता है या नहीं। बहुत सारे लोग ये गलत जवाब देते हैं। ये जो 200 है ये भी मिलियन में है, 32 भी मिलियन में है और 100 भी मिलियन में है। तो 1.68 क्या है? ये 1.68 मिलियन है या 1.68 बस एक वैल्यू है? ये सिर्फ एक वैल्यू है। ये ना कहना एक शेयर के ऊपर 1.68 मिलियन अर्निंग है, क्योंकि वो सारा ऊपर भी मिलियन है नीचे भी मिलियन है, तो मिलियन से मिलियन कट गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे बड़ी गलती बच्चों की यही होती है कि ऊपर वो मिलियन ले रहे होते हैं, नीचे 1000 ले रहे होते हैं और जवाब 100 में दे रहे होते हैं। तो इस वजह से वो मसला आ जाता है। वहां पर भी दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं ना, तो सेम यूनिट में देते होते हैं। ठीक होगी बात? अब हम ये चेक करना होता है डाइल्यूटेड ईपीएस है या नहीं। आए जरा, उसके लिए 3 वर्किंग करनी होती है। सबसे पहले हमने देखना है इंक्रीमेंटल नंबर या इंक्रीमेंटल शेयर या इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ, बताएं जी। आज आपके पास 20 मिलियन शेयर्स हैं। कहते हैं 1 प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्ट इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर। तो ऑर्डिनरी शेयर्स कितने बन जाएंगे? आज 20 मिलियन आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं। वो कहता है एक प्रेफरेंस शेयर्स कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में। अच्छा, पता नहीं आपको अभी तक ये ट्रिक आया या नहीं आया। 20 मिलियन है, जिसमें कन्वर्ट करना होता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जिसमें कन्वर्ट हो रहा है या जो फाइंड करने हैं वो मल्टीप्लाई करते। तो 2 बाय, आपके 40 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। आपके 40 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन अर्निंग, $32 मिलियन। बताया नहीं? अगर कोई मसला है देखो ना, बता पूछो। ये 32 देते थे ना, अब अगर ये ऑर्डिनरी शेयर बन गया तो फिर ये अर्निंग में से माइनस नहीं करेंगे। ये 32 मिलियन हमारा अर्निंग ही रहेगा। इंक्रीमेंटल ईपीएस या इंक्रीज इन ईपीएस, हाँ जी बताओ, इंक्रीज इन ईपीएस कैसे आएगा? इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। 32 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? आपका ईपीएस कितना आया? 0.8। बेसिक कितना था? बताओ, डाइल्यूट हुआ या नहीं? अच्छा, ये सिर्फ ये जो 3 वर्किंग है आपको ये बता रही है कि आपका ईपीएस डाइल्यूटेड है या एंटी डिल्यूटेड है। ये नहीं बता रही कि डिल्यूटेड ईपीएस है क्या। ये सिर्फ कितना बता रही है कि आपका ईपीएस डाइल्यूट हुआ है या। कैसे पता चलेगा जी? आपने डायरेक्ट इसको कंपेयर करना है इसके साथ। ठीक है, 1.68 को किसके साथ कंपेयर करना है? अगर आपका जो यानी कम हो रहा है ईपीएस, इंक्रीमेंटल ईपीएस, तो समझो डाइल्यूटेड ईपीएस है। और अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आपने कहना है एंटी डाइल्यूटेड। गॉट इट? आगे चलें, डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करें। डाइल्यूटेड ईपीएस का फिर फार्मूला लिख लें। डाइल्यूटेड ईपीएस, आपकी पहले अर्निंग कितनी थी? 1 नहीं, अर्निंग वो तो अर्निंग पर शेयर है। कितनी थी? 168 पर 200 माइनस 32। पहले अर्निंग कितनी थी?
अर्निंग में इजाफा कितना हुआ, डिवाइडेड हुआ, पहले नंबर ऑफ शेयर कितने थे, इजाफा कितना हुआ, ये जो आंसर आपका आएगा ये डाइल्यूटेड ईपीएस 1 पॉइंट। और याद रखें डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर हमेशा बेसिक ईपीएस से कम होता है, अगर ज्यादा हो जाए तो वो एंटी डाइल्यूटेड होगा, और वो फाइंड भी नहीं करने की जरूरत, यहां पर लिख देते कि ये एंटी डाइल्यूटेड है। दोबारा इसको एक नजर देखें ताकि अगले सवाल हम डिस्कस करें, या इसका एक सवाल करते हैं पहले। अगला क्वेश्चन लिखने लगा हूं, फिर जी आपने करना है, फिर क्वेश्चन साथ साथ करवा के आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं जा सकते। अगले सवाल पे हैं जरा, कहता है कि आपके पास सपोज द नेट प्रॉफिट है ₹800 मिलियन, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 3 लाख है। 800,000 million. नहीं 800,000 पास लिख लें, मिलियन ना लिखे, फिर 300,000। इसके बाद redeemable preference shares at the rate of 20% rupees $2 million। कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस देख लें, कन्वर्टेबल redeemable preferences 20% converted into 3 ordinary shares for every 5 redeemable preference shares। After 2 years, find basic EPS and diluted EPS। करो जरा, हाँ ये रुपीज लिखा नहीं हुआ, कन्वर्टेबल रिडीमेबल। जब लिखे रुपीज हुए हैं, अच्छा 100 ईच कर लो, 100 ईच।
क्या क्या डिल्यूटेड या एंटी डिल्यूटेड? अभी इसके पेयर के केस थोड़ी कम हो गया उस पे इसके पढ़े लिखे हैं तो क्या उधर इंक्रीमेंटल निकाल के चेक कर, डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे आकर जब जो दो मिक्स हो जाएंगे तो फिर मसला है। हाँ जी, हो गया नूर? नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, बेसिक ईपीएस आपने वो पक्का रखना है। कितना आया था? 2.67। वही 2.67 या 2.7। इसके अलावा भी किसी का आया है बेसिक ईपीएस? मेरे बाप का कितना है? 2.65। अच्छा ये देख लेना, क्योंकि इसमें एक छोटा सा घपला ना कर दिया हो आप लोगों ने। देखें, आपके पास नेट प्रॉफिट है 8 लाख का, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3 लाख, और ये है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करते, वो पहले माइनस हुआ है। इरेडीमेबल होगा तो माइनस करेंगे, रिडीमेबल हाँ अगर कुछ ना बताया हो, हम अजम्पशन लेते हैं कि ये इरेडीमेबल है। आई कैप भी कभी कभी अजम्पशन रिडीमेबल की भी ले लेता है। तो यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपना बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे। वो हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 8 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये वही है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि इसमें हम वेटेड एवरेज अभी कर नहीं रहे। तो कितना आ गया 2.6। डन। अब आते हैं हम तीन चीजें फाइंड करते हैं। वो कौन सी तीन चीजें? इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर, इंक्रीमेंटल ईपीएस। तो पहले हम देखते हैं इंक्रीमेंटल अर्निंग। हमारे पास कितना है 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय हमारी अर्निंग में जो फर्क आएगा वो 4 लाख का है। फिर इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन है, 2 मिलियन डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास कितना है 20,000। ये 20,000 हमारे पहले नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर 5 के बदले 3 बाय 12,000। फिर हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस। क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल 33 एंटी डाइल्यूटेड। कैसे पता चला? क्योंकि बेसिक ईपीएस से ये, अब हम आगे एंटी डिल्यूटेड फाइंड नहीं करते होते, बस खत्म हो गया सवाल आपका। जैसे ही आपको पता है कि एंटी डिल्यूटेड है तो एंटी डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड नहीं करते, बस बता देते हैं कि ये एंटी डिल्यूटेड है, आगे लिख देंगे, सवाल आपका खत्म हो गया। डाइल्यूटेड ईपीएस बताते हैं, एंटी डिल्यूटेड बताने की जरूरत नहीं है। अब लिख दोगे तो आएगा फिर भी एंटी डिल्यूटेड ही, मतलब 2.67 से ज्यादा ही आएगा, लेकिन जब आपको पता चल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है।
बट अगर आगे जाते हैं तो हमने क्या करना था, अर्निंग कितनी थी आपकी 8 लाख, अर्निंग में अर्निंग एड और प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर कितने थे, कितना आ गया आंसर, एंटी डाइल्यूटेड। वैसे जैसे ही आपको एंटी डाइल्यूटेड का पता चल जाए ना, आपने सवाल अपना रोक देना होता है, क्योंकि पेपर में एंटी डाइल्यूटेड प्रेजेंट नहीं करते, मतलब पेपर आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाइल्यूटेड ईपीएस करते हो, एंटी डाइल्यूटेड नहीं करते। नेक्स्ट एक और सवाल, बल्कि सवाल ही सवाल है थोड़ा, अच्छा ना हर सवाल के अंदर ना जो पिछली गलती है ना वो इंप्रूव करते जाओ। जैसे पिछले सवाल में जो बात आपको नहीं पता चली तो अगले सवाल से वो ओके करो। हमसायों की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा ये पूछो ना, एसओपीएल के अंदर, एसओपीएल के अंदर फिर डिस्क्लोजर के अंदर, ये हमारा सारा सिलेबस में एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो तुम्हें पता चल जाए, एक्सट्रैक्ट तो है ना। आए जरा सवाल लिखे, नेट प्रॉफिट क्या है, रुपीज 900,000, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 4 लाख, कन्वर्टेबल बॉन्ड रुपीज 2 million at the rate of 5%, tax rate is 30%, bond converted into 5 shares for each rupees 100, find basic EPS and diluted EPS। करो जरा ये,
1.94 diluted EPS और बेसिक 2.2 1.94 और 2.2। इसका नहीं आया अभी तक। लगा बेसिक ईपीएस तो आपका आएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय क्योंकि इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो बेसिक ईपीएस हम इसमें वेटेड एवरेज कैपिटल भी आएगा, सब कुछ आएगा। बेसिक ईपीएस नॉर्मल तरीके से फाइंड करना है, उसके ऊपर पोटेंशियल शेयर होल्डर का कोई मसला नहीं आता, ठीक है। और जब डाइल्यूटेड फाइंड करेंगे उसका अपना एक प्रोसीजर है, उसमें 3 ही केस आपके सिलेबस में है, उन तीनों में आपने ये देखना है कि हमने पहले अगर एक से ज्यादा केस आएगा तो वो और तरीका है, अगर सिंगल केस आएगा तो उसमें हम अभी देख रहे हैं। हाँ जी, तो क्या चीज आएगी कि सबसे पहले इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन अर्निंग, सॉरी बेहतर है कर लेगा। इंक्रीज इन अर्निंग 2 मिलियन है तो उसका क्या लेना है 5% और उसका फिर लेना है 70%। ये पता चला 70% क्यों किया है, क्यों किया है नेट ऑफ टैक्स। और अगर ये रिडीमेबल में बताया भी हो ना, प्रेफरेंस शेयर अगर गिवन हो तो बताया भी हो ना, तो फिर भी टैक्स नहीं लेना अगर टू टैक्स रेट गिवन होगा, क्योंकि अगर आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड भी गिवन है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है, तो कितनी अमाउंट आ गई इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। उसने कहा हर 100 रुपए के बदले 5 शेयर, आपके पास टोटल है 2 मिलियन, इसको 100 पे डिवाइड करोगे पता क्या आएगा नंबर ऑफ 100 मल्टीप्लायर में हर 100 के बदले कितने कितने 1 लाख। इंक्रीमेंटल ईपीएस 70,000 को डिवाइड करेंगे 1 लाख 0 पॉइंट, यहां से पता चलेगा डाइल्यूटेड है या नहीं डाइल्यूटेड। ठीक होगी बात। अब आ जाए डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड कर लेते हैं। अर्निंग में अर्निंग ऐड, अर्निंग कितनी थी 9 लाख में 70,000 है और नंबर ऑफ शेयर कितने थे 4 लाख में नंबर ऑफ शेयर है कितना आ गया 1.9। चलिए जी, कल जो आपने सवाल करके आने एग्जांपल नंबर 15 तक तो क्लियर है ना, आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। 16 17 फिर उसके बाद 18 19 तक, आगे फिर ऑप्शन रह गए। तो कल हमारा ये चैप्टर वैसे कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर पास पेपर शुरू कर देंगे।